हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लैंड की क्रांति की घटनाएं, महत्व और परिणाम को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने इसके पृष्ठभूमि, परिचय और इसके राजनीतिक एवं धार्मिक कारण के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इंग्लैंड की क्रांति की घटनाएं। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में विभिन्न घटनाएं घटित हुई। ये घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। जेम्स द्वितीय की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी की केवल एक पुत्री, जिसका नाम मैरी था, वह प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी, जबकि जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म को मानते थे। मैरी का विवाह हॉलैंड के राजकुमार विलियम से हुआ। वह भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। इंग्लैंड के लोगों का विश्वास था कि वह इंग्लैंड की शासिका बनेगी, इसलिए वे जेम्स के अनुचित और अनाचारपूर्ण कृत्यों को सहन करते रहे। जेम्स की दूसरी पत्नी कैथोलिक थी। 10 जून 1688 ईस्वी में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तो लोगों की यह धारणा बन गई कि उसके पुत्र की शिक्षा तथा लालन पालन कैथोलिक धर्म के अनुसार ही होगा और जेम्स की मृत्यु के बाद वही कैथोलिक राजा बनेगा। इससे लोगों में भय और आतंक फैल गए। दूसरा पॉइंट, हॉलैंड के विलियम और मैरी को निमंत्रण। टोरी के सदस्य, हिंग के सदस्य और पादरियों के सदस्यों ने मिलकर जेम्स द्वितीय के दामाद विलियम और बेटी मैरी को दूत भेजकर इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए निमंत्रण किया। इस समय विलियम फ्रांस के युद्ध में व्यस्त था। वह जानता था कि फ्रांस का राजा लुई 14वें हॉलैंड से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह सामना नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तीसरा पॉइंट, विलियम का इंग्लैंड में आगमन और जेम्स का पलायन। विलियम ऑफ ऑरेंज 15,000 सैनिकों के साथ 5 नवंबर 1688 ईस्वी को इंग्लैंड के टोरपे बंदरगाह पर उतरा। जेम्स द्वितीय ने अपनी सेना से उसका सामना करने का प्रयास किया, पर उसके सहयोगी व सेनापति चर्चिल ने उसका साथ छोड़ दिया तथा विलियम से जा मिला। निराश होकर 23 दिसंबर 1688 ईस्वी को जेम्स द्वितीय राज मुद्रा को टेम्स नदी में फेंककर फ्रांस पलायन कर गया। चौथा पॉइंट, विलियम और मैरी इंग्लैंड के शासक। 22 जनवरी 1689 ईस्वी को संसद की बैठक हुई, जिसमें बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ। इससे विलियम के सम्मुख कुछ शर्तें रखी गई थीं, जिनको उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद विलियम तथा मैरी 13 फरवरी 1689 ईस्वी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसीन हुए। विलियम और मैरी से संयुक्त शासक स्वीकार किए गए। महत्व और परिणाम को देखते हैं। इसके क्रांति का महत्व इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड में शासकों का परिवर्तन बिना रक्त की बूंद बहाए संपन्न हो गया। यह एक निर्माणकारी घटना है। इससे इंग्लैंड में लोकप्रिय सरकार का युग प्रारंभ हुआ और सत्ता राजाओं के हाथ से निकलकर संसद के हाथों में आ गई। इसके परिणाम अधोलिखित हुए। इस क्रांति में स्टुअर्ट राजा और संसद के बीच दीर्घकाल से चले आ रहे संघर्ष का अंत हो गया। इस संघर्ष में संसद की विजय हुई। अब इंग्लैंड में वास्तविक शासक संसद बन गई। दूसरा, संप्रभुता संसद में निहित। क्रांति के समय संसद में बिल ऑफ राइट्स पारित कर उस पर विलियम और मैरी की स्वीकृति ले ली। इससे संसद में संप्रभुता स्वीकार कर ली गई और राजा की सर्वोच्च सत्ता समाप्त कर दी गई। जनता की सत्ता सर्वोपरि मान ली गई। तीसरा, दैवी सिद्धांत अमान्य और संसद के व्यापक अधिकार। इस क्रांति ने राजा के दैवी अधिकारों को अमान्य कर दिया। संसद द्वारा पारित किसी कानून को निरस्त करने का राजा का अधिकार समाप्त हो गया। राजा संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता था। इस क्रांति ने स्पष्ट कर दिया कि नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, कानून बनाना और कर लगाना संसद के अधिकारों के अंतर्गत है। राजा संसद के अधिकारों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। चौथा पॉइंट, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। क्रांति से पूर्व राजा सर्वोपरि था।
पर इसके बाद राजा संसद के अधिनियम के अंतर्गत एक समान व्यक्ति रह गया। अब राजा की स्वेच्छाचारिता समाप्त हो गई। उसके अधिकार संसद द्वारा प्रतिबंधित, नियंत्रित और सीमित कर दिए गए। अब इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र का युग प्रारंभ हुआ और संसदीय प्रणाली का शासन आरंभ हुआ। सेना पर संसद का अधिकार। अब तक सेना और उसके अधिकार राजा के अधीन थे। अब संसद ने विद्रोह अधिनियम पारित कर सेना पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे राजा की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई और सेना में व्याप्त अव्यवस्था भी दूर हो गई। छठवां पॉइंट, कैथोलिक खतरे का अंत और इंग्लैंड का एंग्लिकन धर्म। बिल ऑफ राइट्स में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गया कि कोई कैथोलिक राजा या वह व्यक्ति जिसका विवाह कैथोलिक से हुआ हो, इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार इंग्लैंड सदा के लिए कैथोलिक खतरे से मुक्त हो गया। धार्मिक क्षेत्र में भी स्पष्ट कर दिया गया कि एंग्लिकन धर्म इंग्लैंड का वास्तविक धर्म है। चर्च पर से राजा के अधिकारों का अंत कर दिया गया। धर्म के मामलों में भी संसद का उत्तरदायित्व हो गया। इससे कालांतर में इंग्लैंड में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण निर्मित हुआ। सातवां पॉइंट, संसद द्वारा गृह और विदेश नीति का निर्धारण। अब तक राजा देश के गृह और विदेश नीतियों का स्वयं संचालन करता था। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित रहता था। देश के हितों की उपेक्षा की जाती थी। इससे अनेक बार राजा द्वारा अपनाई गई विदेश नीति निष्फल हो रही थी। किंतु क्रांति के बाद गृह और विदेश नीति का निर्धारण संसद के परामर्श और स्वीकृति से किया जाने लगा। इससे इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसके उपनिवेशक साम्राज्य का विस्तार हुआ। आठवां पॉइंट, यूरोप की राजनीति पर प्रभाव। इंग्लैंड की इस शानदार क्रांति का प्रभाव यूरोप के देशों पर पड़ा। अब तक यूरोप में निरंकुश स्वेच्छाचारी राज सत्ता ही आदर्श राज सत्ता मानी जाती थी, परंतु इस क्रांति के प्रभाव और परिणाम स्वरूप यूरोप में भी संवैधानिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए। नौवां पॉइंट, अमेरिकी क्रांति के पृष्ठभूमि तैयार। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुए इस रक्तहीन क्रांति ने अमेरिका में भी स्वतंत्रता की मांग बुलंद की। अमेरिका में शासन ब्रिटिश संसद द्वारा चलाया जाता था, जो अमेरिका वासियों को सहन न था। वह स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। अतः अमेरिकी उपनिवेश ने अपने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वही अमेरिकी क्रांति कहलाती है। यह क्रांति 1776 ईस्वी में हुई।